जी क्लास, लेट्स रीस्टार्ट द क्लास। अभी ब्रेक से पहले आप लोग कोई क्वेश्चन किसने किया था? जी सर, मैंने पूछा था कि वो जो है इंटेलेक्चुअल वेपन्स के बारे में पूछा था। इंटेलेक्चुअल वेपन्स का इधर मतलब ये है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो जब भी कोई अनएथिकल प्रॉब्लम्स आती है या कोई एथिकल डायलेमास फेस होते हैं, तो उनको आप इंटेलेक्चुअल वेपन्स प्रोवाइड करें, लाइक उनको नॉलेज दें, उनको इंफॉर्मेशन दें, रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजंस। तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल वेपन्स का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज दें, जो एथिक्स से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग का नॉलेज है वो उनको प्रोवाइड करें। इसके अलावा हम इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं कि उसमें डिस्कशन करें और उनको गाइड करें सो दैट दे कैन टेक द गुड डिसीजंस। वेपन्स का मतलब ये है जी कि सर। टू फाइट बैक द डिफरेंट सिचुएशंस यू शुड प्रोवाइड देम द। जाहिर है, अगर आपके पास रेलिवेंट नॉलेज नहीं होगा या आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो यू कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन। तो ये जो रेलिवेंट टूल्स प्रोवाइड करना, ये जो हम पढ़ रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन अभी ले रहे हैं एथिक्स से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें उन लोगों को आप प्रोवाइड नहीं करेंगे या गाइड नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट टेक द गुड डिसीजंस। तो ये मतलब है इधर इंटेलेक्चुअल वेपन्स का। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। ओके, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये डिफरेंट किस्म के जो थ्योरीज हैं जो लोगों ने बनाई हैं। वन ऑफ द थ्योरी ये कोलबर्ग की थ्योरी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने ने कुछ स्टेजेस बताई हैं मॉरल डेवलपमेंट की। नो, मॉरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता कि आज आपने पढ़ा, 2 दिन के बाद आपने मॉरली बिहेव करना शुरू कर दिया। दैट इज इसमें पूरा एक प्रोसेस होता है और जाहिर है इसमें टाइम लगता है मॉरल डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए। इट टेक्स इज सर्टन टाइम, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो वो स्टेजेस इसने कोलबर्ग ने बताई हैं। इसमें जो फर्स्ट इसका लेवल है उसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल और सेल्फ ओरिएंटेशन लेवल। इसमें 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है आपकी दैट इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट, और दूसरी स्टेज है दैट इज रिवार्ड सीकिंग। नो, पनिशमेंट और रिवार्ड सीकिंग का मतलब ये होता है कि इसकी फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज पनिशमेंट, यानी हम चीज़ों को इस तरीके से ठीक तरीके से करते हैं या ठीक कि हमें पनिशमेंट का डर होता है। यानी आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो आप अनएथिकल चीज़ें या रॉन्ग चीज़ें इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर होता है कि यू विल बी पनिश्ड। तो ये एक बड़ा बेसिक लेवल होता है इसका मॉरल डेवलपमेंट का। दैट इज ए वेरी बेसिक लेवल कि हम पनिशमेंट के डर की वजह से चीज़ों को ओबे करते हैं या डिफरेंट पॉलिसीज को ओबे करते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी बेसिक लेवल। सेकंड जो इसका स्टेज है जो इसने कोलबर्ग ने बताई है वो दैट इज रिवार्ड सीकिंग। यानी अगेन हम रूल्स को इस तरह से फॉलो करते हैं या डिफरेंट चीज़ों को इस तरह से अडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू टेक द रिवार्ड। तो ये दोनों स्टेजेस रिलेटेड हैं कि एक तो हम पनिशमेंट से बचना चाह रहे होते हैं और दूसरा हम रिवार्ड टेकिंग कर रहे होते हैं कि अगर हम ठीक तरीके से काम करेंगे या चीज़ों को ठीक तरीके से रूल्स को ओबे करेंगे तो आपका बॉस या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे विल रिवार्ड यू। तो ये एक बेसिक लेवल होता है इसका मोरल डेवलपमेंट की तरफ जाने का, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ओरिएंटेशन। इसकी जो सेकंड स्टेज है उसको इन्होंने कहा है कन्वेंशनल लेवल, यानी अदर्स ओरिएंटेशन। दैट इज नॉट द सेल्फ ओरिएंटेशन बट अदर्स ओरिएंटेशन। नो, ये स्टेज जो है थोड़ी सी अहेड है टू दैट पनिशमेंट एंड रिवार्ड। अब हम चीज़ों को इस तरह से नहीं कर रहे होते कि आपको पनिशमेंट मिलेगी या आपको रिवार्ड मिलेगा, बल्कि इस तरह से कर रहे होते हैं कि ये आपकी अखलाकी ड्यूटी बन जाती है और एज अ गुड पर्सन यू वांट टू बिहेव। ठीक है, तो यू वांट टू बी अ गुड पर्सन, चाहे वो उसे कोई पनिशमेंट आपको हो ना हो या रिवार्ड आपको मिले ना मिले, लेकिन एज अ पर्सन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स योर पेयर्स एंड एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आपको उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड स्टेज है कि इन विच यू बिहेव एज अ गुड पर्सन एंड यू वांट टू डू द गुड थिंग्स। ठीक है, उसमें आपको रिवार्ड या पनिशमेंट हो या ना हो लेकिन आप वो कर रहे होते हैं एज एज योर ऑब्लिगेशन ना। फोर्थ स्टेज में फिर लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है जिसमें हम ओवरऑल लॉज जो है उसको भी कर रहे होते हैं और चीज़ों को उसी तरीके से चला रहे होते हैं ताकि आप कोई इलीगल या लॉ के अगेंस्ट कोई चीज़ ना हो। नो, जिसका जो हाईएस्ट लेवल है दैट इज लेवल 3, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और द यूनिवर्सल और ह्यूमन काइंड ओरिएंटेशन।
एंड दैट इज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स द मोरल डेवलपमेंट। इसमें एक है सोशल कॉन्टैक्ट, यानी एज अ सोशल कॉन्टैक्ट आपका जो कॉन्टैक्ट है डिफरेंट लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एम्प्लॉइज के साथ, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक सोशल किस्म का रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो जाता है और अकॉर्डिंगली यू विल बिहेव विद ऑल ऑफ देम, जिसमें हम उनके साथ एथिकली बिहेव कर रहे होते हैं और सोशली इन अ गुड कंडक्ट उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। नो ये एक हायर स्टेज है जो आपको डेवलप होती है इन दी स्टेजेस ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। देन इसकी लास्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स का मतलब ये ना सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी कंट्री के रूल्स को ओबे करते हैं, बल्कि यूनिवर्सली आप चीज़ों को देखते हैं। यानी आपने अगर सपोज के बाहर विजिट करना है तो उन लोगों की भी आप केयर करते हैं कि वो लोग किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। हर चीज़ की हम केयर केयर करते हैं। यानी ये एक आइडियल फिनोमेना है जिसमें एवरी मैनेजर वांट टू हैव दिस स्टेज, दैट इज द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यानी ये डिफरेंट स्टेजेस हैं इन विच यू कैन गाइड समवन और यू कैन लर्न योरसेल्फ टू डेवलप मोरली इन द डिफरेंट स्टेजेस। जी ये स्टेजेस क्लियर हुई आप लोगों को? सर ये स्टेज नंबर 4 लॉ एंड ऑर्डर जरा दोबारा बता देंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स हैं उनको आप ओबे करते हैं और सिर्फ उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल ओबे नहीं करते बल्कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं और जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई हुई हैं उनको भी साथ साथ लेकर चलते हैं। और जस्ट लीगल ऑब्लिगेशन आपकी होती है कि उनको आप सब चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। लाइक एफबीआर में अगर आपने टैक्स तो आप ऑनेस्टली टैक्स जमा करा रहे होते हैं और जो आपके रियल टैक्स बनता है वो आप पे कर रहे होते हैं, तो ये आपके रूल्स में आ जाता है ना, लॉज में जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं। तो ना सिर्फ आप अपने रूल्स को ओबे करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, बल्कि ओवरऑल जो कंट्री के या और दूसरे रूल्स हैं उनको भी हम ओबे कर रहे होते हैं। ठीक हो गया सर, समझ आ गया। जी और यानी ये हमारी लास्ट स्लाइड थी इसकी, जो लास्ट टाइम रहेगी थी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है किसी का? जी क्लास कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? No, sir. Okay, let's discuss some other topics, that is stakeholder and issues management approaches. Now, stakeholder theory. Stakeholder को हमने थोड़ा सा define कर दिया था कि any entity which can affect your organization or you indirectly or indirectly. तो stakeholder theory क्या होती है? Stakeholder theory argues that corporations should treat all their constituencies fairly, and that doing so can enable the companies to perform better in the marketplace. No, इसका मतलब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक इन द प्रीवियस लेक्चर इसका कॉन्सेप्ट कि स्टेक होल्डर का थ्योरी का मतलब ये होता है कि आपकी जो आपकी कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या जो भी स्टेक होल्डर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें आपके एम्प्लॉयज भी हैं, आपके कस्टमर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो जिससे आपका कॉम्पिटिटर्स, समटाइम्स कॉम्पिटिटर्स में आल्सो बी दी स्टेक होल्डर्स। तो उसमें उन सबको आप ठीक तरीके से लेकर चलते हैं और यू एक बेटर मार्केट प्लेस में आप बेटर तरीके से बिहेव करते हैं। तो दैट इज दी स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर वर्सेस स्टॉक होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर अप्रोच टू एथिक्स। स्टॉक होल्डर का आपको बताया था कि स्टॉक होल्डर क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक होल्डर एंड स्टेक होल्डर? सर स्टॉक होल्डर्स वो होते हैं सर जिन्होंने हमारे कंपनी के स्टॉक्स परचेज किए होते हैं, और स्टेक होल्डर्स सर हमारे जो हमारे मतलब जो हमारे जिनके साथ हमारे स्टेक्स होते हैं, डिपेंडेंसी होती है उनकी हमारे साथ। मतलब इंटरनली अगर हम देखें तो ओनर्स, एम्प्लॉयज़, और अगर टास्क इन्वायरमेंट में हम देखें तो हमारे कस्टमर, हमारे वेंडर्स, सप्लायर्स ये आ जाते हैं। ओके, यू आर राइट।
स्टॉक होल्डर वो होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए होते हैं एंड दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी अप टू द एक्सटेंट टू विच दे हैव परचेज देयर शेयर्स। स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर जो है दे आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, स्टॉक होल्डर इज आल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन स्टेक होल्डर में सारे लोग आ जाते हैं, इसमें स्टॉक होल्डर भी आ जाते हैं, इसमें एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, बैंक्स, जिससे आपको बताया कि सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ऑल, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक होल्डर एंड स्टेक होल्डर। नो, इसमें अगेन इस चैप्टर में दो तरह की अप्रोचेज इसमें बताई हुई है ऑथर ने। एक आपको बताई हुई है स्टॉक होल्डर अप्रोच और एक होती है स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टॉक होल्डर अप्रोच focuses solely on financial and economic relationships with stockholders owners as primary beneficiaries of managerial decisions. नाउ स्टॉक होल्डर, जिस आपको बताया था कि इनके शेयर्स होते हैं और उनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल होते हैं इन नेचर, because they want to maximize their profit because they are the owner of the organization up to the extent they have purchased their shares. तो उनका तो ये होता है। अब बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को, उनकी जो स्टॉक होल्डर्स के प्रॉफिट को। सो इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को एनहांस करने के लिए जो रिलेशनशिप उनकी होती है उसको हम कहते हैं दैट इज द स्टॉक होल्डर अप्रोच। The stakeholder approach takes into account non-market forces that affect the organizations and individuals, such as moral, political, legal, technological interests, as well as economical factors. जो स्टेक होल्डर अप्रोच में क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जो आपके मार्केट और नॉन मार्केट फोर्सेज होती हैं, उन सबको हमने देखना होता है, उन सबको एथिकली हमने उनसे बिहेव करना है, ठीक है। इसमें आपकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आ जाती है। नाउ अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने इन्वायरमेंट को क्यों हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये वही इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट को भी आपने देखना है, टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसको भी देखना है, और उसमें इंटरेस्ट देखने हैं कि उनके क्या, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या इंटरेस्ट हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या इंटरेस्ट हैं, और एक दोनों के इंटरेस्ट को हमने जो है वो विल हैव टू केयर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द एंटिटीज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भी और अपने स्टेक होल्डर्स के भी। तो स्टेक होल्डर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोर इसका स्कोप ज्यादा है। जो स्टॉक होल्डर की अप्रोच है वो तो ऑटोमेटिकली इसमें आ ही जाएगी, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर में सब चीजें आ जाती हैं, हम सब पूरी इन्वायरमेंट्स को, जो भी फोर्सेज होती हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक होल्डर अप्रोच एंड स्टेक होल्डर अप्रोच। अगेन दोबारा मैं बताऊं कि जो स्टॉक होल्डर अप्रोच है उसमें प्योरली जो है दैट ऑब्जेक्टिव जो होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो स्टॉक स्टेक होल्डर अप्रोच है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ मोरली, एथिकली आपने देखना है चीज़ों को टुवर्ड्स ऑल दी एनवायरमेंटल फोर्सेस, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल एंड ऑल दी अदर रिलेटेड एनवायरमेंट्स, कॉम्पिटिटर्स आल्सो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को भी आपने देखना है कि उनके साथ भी आप अनएथिकल चीज़ें नहीं करेंगे। इसको हम आगे जाके एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे एडवर्टीजमेंट होती है, बाद में हम कंपेटिटर की एडवर्टीजमेंट को डायरेक्ट टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बेशक नाम लें या नहीं लें, इनडायरेक्ट इनको टारगेट कर रहे हैं। तो दैट इज अगेन दैट इज द डिबेटेबल इशू के वेदर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। तो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच में। Three assumptions of the stakeholders analysis approach. Number one, profit maximization is considered by justice, is constrained by justice, ठीक है। इसमें 3 assumptions होती हैं स्टेक होल्डर अप्रोच में, यानी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो डाउट दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपके स्टॉक होल्डर्स का और स्टेक होल्डर्स का भी, बट दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी इन लाइन विद जस्टिस, यानी ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हो और अपनी प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो, तो दैट इज अगेन रॉन्ग। आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो डाउट दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप करते हैं, लेकिन साथ साथ आपने जस्टिस को और एथिकल इन्वायरमेंट्स को भी देखना है कि किसी के साथ एथिकली कोई रॉन्ग ना हो रहा हो, चाहे उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। Regard for individual rights should be extended to all the constituencies that have a stake in the business. Now that is very important, जो हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के, एनी वन हु हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको आपने सेव करना है, उनके इंडिविजुअल राइट्स की केयर करनी है, एंड यू विल हैव टू be careful about the interests and stake of all the constituencies and all the
stakeholders of your organization. Third जो है, the organizations are not only economic in nature but can act in socially responsible ways, not only because it is the right thing to do but also to ensure their legitimacy. नो अगेन, आज से कुछ अर्सा पहले जब 10-15 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन करते थे या मैनेजमेंट की डेफिनेशन करते थे, तो हम कहते थे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको फील हुआ, लोगों को या थ्योरीज को, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ओनली थिंग। इसके साथ साथ आपने सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। एक्सक्यूज मी। इसमें लास्ट इसमें लेक्चर में मैं आपको डिस्कस ये भी किया था कि जो एथिकल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी प्रॉफिट ही से लिंक कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ये समझ नहीं रही होती। और लॉन्ग टर्म में जो लोग एथिकली बिहेव करते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रही होती हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनको फायदा ही हो रहा होता है, प्रॉफिट वाइज भी उनको फायदा हो रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है सिर्फ इकोनॉमिक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, आजकल दैट इज नॉट रॉन्ग। उनका जो पर्पस सोशली अलोंग विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो देयर, दे शुड आल्सो बी concerned about their social responsibility towards all the stakeholders and to have a sort of legitimacy in the light of the stakeholders. Stakeholder analysis, इसमें identifying and understanding the multiple and often competing claims of many constituencies. Now this is very important. इसको stakeholder analysis को हम इसकी studies अभी आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें कुछ studies होती हैं। इसमें जो first जो step होता है, that is identify and understand, यानी जो different constituencies हैं, constituencies again means different जो stakeholders हैं, उनकी क्या requirement है, उनके क्या claims हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ क्या बनती है, उसको हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है। Then based on an instrumental theory that argues a subset of ethical principles can result in significant competitive advantage. Now that is very important. ये वो कहता है कि अगर आप एथिकली प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं तो यू कैन हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और आजकल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े-बड़े बिज़नेसेस जो हैं वो डोनेट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट सोशल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, बिकॉज़ दे वांट टू बी मोर एथिकली रिस्पांसिबल इन द आईज़ ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। और उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये भी एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन द आईज ऑफ द जो आपके कस्टमर्स हैं। तो ये जो एथिकल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, दैट कैन आल्सो सर्व एज द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन यूजेस एनालिटिकल मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग मैपिंग। ये मैपिंग का मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम कायदा मैप करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, उसके मुताबिक फिर हम इसको एनालाइज करते हैं, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स या उनके डिफरेंट जो स्टेक्स होते हैं, and evaluating the corporate strategy with stakeholders, or accordingly we will define the different strategies for our organization. Now इस पूरी stakeholder analysis का जो main purpose होता है, इसको हम कहते हैं win-win approach. We want to have the win-win approach और zero sum game. Win-win approach या zero sum approach क्या होती है? I think इसको हमने डिस्कस किया था। ये सर डिस्कस किया था हमने। जी बताएं। विन विन स्ट्रेटजी। जी बताएं। सर विन विन स्ट्रेटजी ये होगी कि सर कि जैसे yes. आपकी दो पार्टीज हैं, उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करें कि वो दोनों पार्टीज जो है वो एग्री हों और वो उस चीज़ पे रजामंद हों। जी राइट। एनीवन एल्स वांट टू ऐड? और जीरो सम गेम क्या होती है? व्हाट इज जीरो सम गेम? सर ये डिस्कस करना था मेरे ख्याल से, जीरो सम। Anyone have the idea about zero sum? जी anyone?
ये आई थिंक हमने डिस्कस किया था, जीरो सम भी डिस्कस किया था। सर एक विन विन किया था और एक विन लॉस हमने किया था। विन जैसे लॉस क्या जीरो होती नहीं किया है? आपने। व्हाट इज विन सर सर विन लॉस से मुराद ये है कि आप इस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आप एक ही पार्टी के हक में जो है वो फैसला दे देते हैं और दूसरी बिल्कुल उसके जो है मतलब उसमें उसको कोई एडवांटेज नहीं हासिल होता। ओके, इसमें जीरो सम का मतलब ये होता है कि हम कोई ऐसा डिसीजन ले रहे होते हैं कि किसी का उसमें फायदा भी नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था, और इन बिटवीन कोई सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं जीरो सम गेम। यानी जो दोनों पार्टीज को जो बेनिफिट्स हो रहे होते हैं या उनको जो नुकसान हो रहे होते हैं, अगर उसको सम करें तो उसका ओवरऑल सम जो होता है वो जीरो होता है, इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं जो इसमें हम यूज करते हैं। यानी एक विन विन है कि दोनों का फायदा हो रहा होता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ दोनों का फायदा। एक होती है विन लॉस, यानी एक का 100% हम उसको फायदा दे रहे होते हैं, दूसरों को नुकसान दे रहे होते हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक मिनट जरा होल्ड करें, कॉल लेना, कॉल चाहिए। हेलो, वन सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। class we were discussing about this win-win and versus zero sum game। जी ये क्लियर हो गया, विन विन और जीरो सम गेम? यस सर। यस यस। ओके, स्टेक होल्डर्स को मैंने आपको बताया था कि दो तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और एक होते हैं सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें आपके ऑनर्स आ जाते हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ये चार किस्म के स्टेक होल्डर्स को कहते हैं हम प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। ऑनर्स और जो आपके स्टॉक होल्डर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और कस्टमर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आल्सो इंक्लूड द सप्लायर्स। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। नाउ सेकेंडरी, इनके अलावा, इन चार के अलावा जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम सेकेंडरी के स्टेक होल्डर्स कहते हैं, लाइक लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स, ठीक है, आपकी जो ओवरऑल सोसाइटी है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप कोई यूनियन है या यूनियंस बनी हुई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी इंडस्ट्री की, कंज्यूमर के ग्रुप्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनवायरमेंटल फोर्सेस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी कनेक्ट हो रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मीडिया है, सोसाइटी है, और आपकी गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है जिनका लिंक है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी ना किसी तरीके से। तो इन शॉर्ट जो इन चार के अलावा, यानी कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, ऑनर्स और सप्लायर्स के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। बट द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट अ स्टेक होल्डर एनालिसिस, ठीक है। अब स्टेक होल्डर एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज मैपिंग द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स। यानी अभी जिस तरीके से हमने ये मैप किया ना, ये एक मैप्स हमने बनाया कि ये प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, ये सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको पूरा मैप बना लेते हैं और उनकी रिलेशनशिप्स को फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स वी हैव इन विद दीज स्टेक होल्डर्स।
देन मैपिंग द स्टेक होल्डर कोएलिशंस, उनके जो कोएलिशंस हैं उनसे रिलेटेड उसको हम मैप करते हैं। ये हर स्टेप को भी डिटेल में हमने डिस्कस करना है एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, एज अ डिफरेंट लेक्चर। असेसिंग द नेचर ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या है, ठीक है, उनको हम असेस करते हैं। असेसिंग द नेचर ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स पावर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो हम उनके इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं, दूसरे हम उनकी पावर को एनालाइज करते हैं। लाइक अगर यूनियंस हैं तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकती हैं। और यूनियंस, तो आपने उनकी पावर को देखना है कि हु आर द मोस्ट पावरफुल स्टेक होल्डर्स। आपके सप्लायर्स हैं, अगर आप सप्लाई वो चीज़ें सही नहीं करेंगे तो अगेन आपका जो पूरी डैमेज हो जाएगी, आपकी रिप्यूट डैमेज हो जाएगी, ठीक है, तो उनकी पावर ज़्यादा होगी। तो ये हमने देखना है कि कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं विच आर मोर पावरफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग अ मैट्रिक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नहीं साहब, बड़ा, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र यार, बड़ा अफसोस हुआ आपके भाई का। अचानक ही सुबह बस मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा यार ये तो, मेरे ख्याल बीमार तो नहीं थे। अच्छा, चलो यार, अल्लाह ताला की रज़ा यही थी, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना है हमने। अल्लाह ताला उनकी बाकी मंज़िलें आसान कर दें, आप सब लोगों को जो है वो सब्र जमील अता करें, ठीक है ना। बच्चे कितने हैं उनके? 5 बेटी हैं, बड़ी हैं। चलो, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, बच्चों की किस्मत अच्छी करे और आप लोगों को सब्र दे सबको, ठीक है ना? जी ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। जी इंशाल्लाह बताया मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बस करें सर आज के लिए। अभी तो यार घंटा पड़ा है, अभी इस तो दो स्लाइड तक सर, ये इस स्लाइड तक बहुत है सर आज। आगे फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे अभी सर। तो हमने स्टार्ट किया यार, अभी पहले तो हमने वो पिछली किया था। नहीं नहीं सर, मैंने कहा आप फिर देख लें सर, हम तो बोल ही सकते हैं। इसी के साथ तुम्हारा एक कोर्स ही कवर नहीं होगा। तो वैसे कितना रहता है अगर आज तक ये तो कहाँ घंटा, तक पढ़ाना है सर आज तक? देखिए हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो 9 to 12 है। सही है सर। 9 to 12 टाइम है, वो तो आप लोगों के ऑप्शन पे अप्लाई लेते हैं, वरना मैं आपको रिकॉर्डिंग भी पहले भेज रहा था लेक्चर। चलें ठीक है सर। जी सर ये रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना अभी सर, ये वाला? जी, ये वाला भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। चलें अभी ये तो कंटिन्यू करने वाला सेशन तो कंप्लीट करें ना। सही है सर। ओके, मैपिंग द स्टेक होल्डर्स, पावर को हमने कहा था कि हम पावर को एनालाइज करते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर दे हैव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। कंस्ट्रक्टिंग अ मैट्रिक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो स्टेक होल्डर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, हमारे ऊपर और हमारी उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डेवलपिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, उसके बाद ये पूरा एनालिसिस करने के बाद हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं और अकॉर्डिंगली वी अप्लाई दोस स्ट्रेटजीज। उसके बाद उसको मॉनिटर करते हैं उन स्ट्रेटजीज को, उसके बाद दोबारा उसको चेंज करते हैं टुवर्ड्स कोलिशंस और टुवर्ड्स आवर स्टेक होल्डर्स। तो ये पूरा जो स्टेक होल्डर एनालिसिस है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो इसमें आपको बताया एक एक स्टेप जो है दैट इज डिफरेंट चैप्टर, इसको हम हर स्टेप को जो है डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एट दिस स्टेज आपको ये सारे स्टेप्स का पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। Now, sample questions for the stakeholders again. Who are our current stakeholders? जब भी आप stakeholder analysis करेंगे तो सबसे पहले आपने खुद अपनी एज अ मैनेजर अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं कि आपके current stakeholders कितने हैं, कौन है current stakeholders, उसको बकायदा लिस्ट डाउन करते हैं, उसको मैप डाउन करते हैं। Then who are our potential stakeholders? Potential stakeholders are those stakeholders who are not currently our stakeholders, but in future they may be your stakeholders, ठीक है। यानी अभी तो आपके स्टेक होल्डर्स नहीं है, अभी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी अगर किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं आप, तो ज़ाहिर है अभी तो वो स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन बाद में जाके वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी स्टेक होल्डर बन जाएगी। तो ये भी हमने एनालाइज करना है कि हु आर आवर पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स इन द फ्यूचर।
हाउ डज ईच स्टेक होल्डर्स अफेक्ट अस? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने एनालाइज करना है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं हमें किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। हाउ डू वी इफेक्ट ईच स्टेक होल्डर्स, और हम किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट कर सकते हैं फॉर ईच डिवीजन एंड बिजनेस हु आर द स्टेक होल्डर्स। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम डिपार्टमेंटल वाइज भी ऑर्गेनाइज करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हु आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड हु आर लेस इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए बैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हों, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए बैंक्स इतने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ना हों। तो ये हम डिवीजन वाइज और बिजनेस वाइज जो है वो भी एनालिसिस करते हैं। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस we should ask as a manager to ourselves, so that we can do the detailed analysis in at the next step. What assumptions does our current strategy make about each important stakeholders at each level? Assumptions क्या होंगे ना हमारे जो stakeholders है, हमारी जो current strategy है उसमें क्या assumptions है उनको हम सामने रखते हैं ताकि हम future के लिए strategy में devise कर सकें। What are the current environmental variables that affect us and our stakeholders? Now, this is again very important. Environmental variables को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। That can be the internal environment, external environment variables. तो उन सारे environments को आपने डिस्कस करना होता है कि वो किस तरीके से हमें इफेक्ट कर सकती हैं और हमारे stakeholders को इफेक्ट कर सकती हैं। How do we measure each of these variables and their impact on us and our stakeholders? ठीक है, अब ये इम्पैक्ट को मेजर किसी के बनाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि हम किस तरीके से मेजरेबल बनाते हैं चीज़ों को। नो क्लास, एक चीज़ हमेशा याद रखें, दो अप्रोचेज होती हैं मैनेजमेंट में, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। एक होती है क्वालिटेटिव अप्रोच और एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेजरेबल नहीं होती हैं, लेकिन उसको फिर मेजरेबल बनाते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, या आप रिसर्च में भी पढ़ेंगे जब रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी शुड मेक द डिफरेंट थिंग्स मेजरेबल। देन हाउ डू वी कीप स्कोर विद आवर स्टेक होल्डर्स? ठीक है, हम किधर स्टैंड कर रहे हैं विद आवर स्टेक होल्डर्स, हमारी रिलेशनशिप्स उनके साथ अच्छी है या बुरी है, उसके मुताबिक ताकि हम फिर अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी को बनाते हैं। जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ये जो हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस के। सर बस एक छोटी सी बात है कि सर जो कोएलिशन है सर उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे सर? कोalitions का मतलब ये होता है जो आपके पार्टनर्स कह सकते हैं हम, डिफरेंट पार्टनर्स। ठीक होगा सर। ठीक है, डिफरेंट पार्टनर्स यानी एक तो आपके बैंक्स हैं ना, बैंक्स के आगे क्या क्या कोएलिशन का मतलब उनके साथ किस किस के रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक होगा सर। उर्दू में एग्जैक्ट वर्ड आई डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्ट वर्ड वी कैन यूज इन उर्दू, बट पार्टनर्स हम कह सकते हैं इसको। ओके सर। ओके, स्टेक होल्डर मैप ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेशन। ये देखिए, एक जो हमने भी एज अ फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि हम मैपिंग करेंगे। अब ये एक उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। अब एक फर्म है, कोई भी फर्म है, एक जनरल एक एग्जांपल दी हुई है। अब उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने मैप कर लिया। लाइक ऑनर्स हैं, ठीक है, फिर एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये तो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट है, सेकेंडरी स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कम्युनिटी है। फाइनेंशियल कम्युनिटी में आपके बैंक्स आ जाते हैं, आपके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप हैं जिसमें आपकी यूनियंस आ सकती हैं, आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई सेपरेट एसोसिएशंस हैं वो आ जाती हैं। कस्टमर एडवोकेट ग्रुप्स है, बाद वक्त कंज्यूमर के ग्रुप्स बने होते हैं, कस्टमर की अपनी अपनी वो बनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, ठीक है, वो आपकी आ जाती हैं। यूनियंस हैं, ट्रेड एसोसिएशंस, कॉम्पिटिटर्स। तो इस तरीके से जो भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, वेदर दीज आर दी प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और दीज आर दी सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, उन सबको हम मैप कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक पूरी पिक्चर सामने आ जाए कि व्हाट आर आर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट आर आर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है एक मैप की। उसके स्टेप 2 एंड 3 एंड 4 जो थे उसमें हमने कहा था कि असेसिंग द कोएलिशंस, इंटरेस्ट एंड पावर, आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियल रिलेशनशिप्स और एग्जिस्टिंग कोएलिशंस अमंग द स्टेक होल्डर्स दैट मे हेल्प और हिंडर योर स्ट्रेटजी और डिसीजन। नो, इसमें जैसा मैंने आपको डिफाइन किया, कोएलिशंस जो होता है दैट इज पार्टनरशिप्स, यानी वो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपस में कैसी रिलेशनशिप्स हैं, आपस में उनकी क्या पार्टनरशिप्स हैं
जो हमें इफेक्ट कर सकती हैं। अलायंसेस देखिए, इसका जो साइनोनिम्स है जो आप पूछे थे कोएलिशन का, इसको हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, यूनियंस भी कह सकते हैं, अलायंसेस, एसोसिएशंस भी कह सकते हैं, मर्जर्स भी कह सकते हैं। यानी जिन जिन के साथ उनकी आपस में कोई पार्टनरशिप हो या उनके साथ कोई रिलेशनशिप हो, तो दैट विल बी कम अंडर द कोएलिशन सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल रिलेशनशिप और एग्जिस्टिंग कोलिशंस अमंग द स्टेकहोल्डर्स दैट मे हेल्प और हिंडर योर स्ट्रेटजी और डिसीजन। कि वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपस में कैसे रिलेशनशिप्स हैं। स्ट्रॉन्ग होंगी तो जाहिर है आपको ये देखना पड़ेगा, आपको अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। Then identify all the stakeholders with an interest or stake in the particular strategy or decision you are addressing. आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, कोई डिसीजन मेकिंग की है, तो उसमें आपने ये देखना है कि उन स्टेक होल्डर्स का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, वेदर दे विल सपोर्ट इट और दे विल नॉट सपोर्ट इट। तो आपने पहले से ये चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। देन आइडेंटिफाई दो स्टेक होल्डर्स विद पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर आवर डिसीजन। इसके बाद आपने उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसे हमने जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक यूनियंस हैं। अब यूनियंस को एतमाद में लिए बगैर हम कोई डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होगा। तो इसमें उनकी पावर होती है यूनियंस की, इस वजह से हमें देखभाल के उसके मुताबिक उनको इन लाइन लेकर कोई डिसीजन लेना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वोटिंग पावर होती है, लाइक योर जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वोटिंग पावर होती है। ठीक है, तो वो एक तो ऑनर्स हैं और दूसरा उनके पास वोटिंग पावर होती है, यानी वो आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो उसको वोट दे के, एक्स्ट्रा वोट दे के उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपने देखना है। देन पॉलिटिकली कुछ लोग पावरफुल होते हैं, लाइक एसोसिएशंस होती हैं, लाइक अगर टेलीकम्युनिकेशन आपकी कोई कंपनी है तो जो पीटीए है दैट हैज द पॉलिटिकल पावर, रेगुलेटरी पावर भी है और पॉलिटिकल पावर भी है। आपने जो भी वो रेगुलेशन बनाते हैं उसको ओबे करना है। आप जो भी डिसीजन लेंगे आपको देखना होगा कि वेदर इसमें कोई क्लैश तो नहीं आ रहा, वो जो आपकी स्टेक होल्डर है विद द पॉलिटिकल पावर। देन इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर में आपकी फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, लाइक बैंक से अगर आपने लोन लेना है और बैंक से के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ठीक है, तो दे विल नॉट गिव यू द लोन्स, तो ये इकोनॉमिक पावर में आ जाएगा। सो ऑल दीज स्टेक होल्डर्स शुड बी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड और इसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं फॉर द फाइनल डिसीजन मेकिंग। ओके क्लास, ये सेशन हमारा खत्म हो रहा है, इट्स लेस देन 1 मिनट। 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके सर। ओके सर।